हेलो फ्रेंड, तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बिहार स्टेट से संबंधित बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। उसका सारा प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये जरूर एग्जाम से जाने से पहले आप लोग प्रैक्टिस जरूर लगा के जाइए। जो आपका यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये आपका बिहार स्टेट जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, जो पेपर 1 जो रखे हैं सोशल साइंस, जो 9 to 10 के लिए होता है, सामाजिक विज्ञान। उससे 2 प्रश्न आपका एग्जाम में आता है जो प्रीवियस क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से 6/9/2023 का फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ था। तो फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन, इसका पार्ट 1 करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम 1 से लेकर 50 क्वेश्चन करेंगे। तो 1 से 50 क्वेश्चन यहाँ पे पार्ट 1 में करेंगे, 1 से लेकर 50 क्वेश्चन। फिर पार्ट 2 जो होता है 50 से लेकर 100 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्योंकि डिटेल एक्सप्लेनेशन भी करनी है। चलिए, ये वाला प्रीवियस है आपका जो हम अगला पढ़ाए थे 2024 में। 2024 में एकदम सेम टू सेम ये जो 2023 वाला क्वेश्चन है, ये हुबहू क्वेश्चन आया था, जिसमें से इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पढ़ना। ये देखिए, ये क्वेश्चन प्रीवियस में 24 में पूछा हुआ था। एस्ट्रोलैब किससे मापता है? तो बताना एस्ट्रोलैब किसको मापता है। पहला, दूरी बताने वाले को, मौसम बताने वाले को, अक्षांश बताने वाले को, या तापमान बताने वाले को। चलिए आप लोग बताने की कोशिश कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, ये क्वेश्चन बार बार पहले भी रिपीट किया हुआ था। तो सही आंसर होगा इसका अक्षांश। तो अक्षांश बताने के लिए हम एस्ट्रोलैब का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। कोई एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया था, इसलिए आपको बता दिया, ठीक है। तापमान बताने के लिए किसका? तो तापमान जो बताते हैं तो उसको हम लोग थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या? थर्मोमीटर का। तो याद रखें, तापमान बताने के लिए थर्मोमीटर, ठीक है। जैसे यहाँ पे है दूरी बताने, तो दूरी बताने के लिए किस इस्तेमाल करें? तो दूरी बताने के लिए हम जो अलग-अलग जो है मीटर का जो किलोमीटर है, तो उस हिसाब से इसको मेज़र करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मौसम के लिए ओडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ओडोमीटर हम दूरी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूरी के लिए, ठीक है। ओडोमीटर दूरी का इस्तेमाल करते हैं। और मौसम के लिए जैसे रडार जो भी होता है, तो वो सब के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखिए, व्यावसायिक रूप से उत्पादित किस रासायनिक पदार्थ की मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है? शाकाहारी खरपतवार पदार्थ से, कीटनाशक से, कृत्रिम से, या उर्वरक खाद से? बताइए, मिट्टी की जो उर्वरकता आप बढ़ाना चाहते हैं, मिट्टी में मान लो कमी है, तो उसकी उर्वरकता को बढ़ाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे? सही आंसर हो जाएगा उर्वरक या खाद। तो उर्वरक या खाद के माध्यम से क्या करते हैं, हम मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 18, इसमें पूछा गया, ब्रॉयल मुर्गियों, तो जो आपका ब्रॉयल मुर्गियां रहते हैं, दैनिक भोजन में प्रोटीन तथा वसा युक्त होते हैं। तो पोल्ट्री खाद्य में निम्न में से किस स्तर का उच्च रखा जाता है? बताना है, ये हमको मतलब कि ब्रॉयल मुर्गे जो खाते हैं, इससे हमको किस प्रकार के विटामिन मिलती है? विटामिन ए आर के, विटामिन बी सी, विटामिन सी या डी, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो यदि आप ब्रॉयल मुर्गियाँ खाते हैं, तो इससे आपको कौन-सा विटामिन ए और के, तो याद रखिएगा विटामिन ए और के वाला विटामिन मिलती है, जो आपके इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ए और के जो होता है क्या कहता है, आपको जो बॉडी है, तो बॉडी में क्या कहता है, मांसपेशियों को बढ़ाने में, आपकी जो एक्टिविटी है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि की एक्टिविटी में बढ़ाने में योगदान देते हैं। अन्य जैसे विटामिन ए रतौंधी के लिए आपको पता ही होगा, रतौंधी नामक बीमारी होता है विटामिन ए से, ठीक है, तो ये आप सबको पता ही होगा। विटामिन के का काम क्या होता है? रक्त को थक्का जमाने में। तो रक्त को थक्का जमाने में काम करता है। तो ये थक्का जमाने में काम करता है। जैसे आपको बी और सी, विटामिन बी और सी क्या होता है? ये जल में घुलनशील, तो अब ये भी आपको याद रखना है। तो जल में घुलनशील विटामिन बोलेगा तो बी और सी, तो याद रखिएगा जल में घुलनशील विटामिन का नाम बी और सी होता है। ये भी याद रखें। इसके बाद जो बच जाता है जैसे वसा में घुलनशील कौन है? ए, डी, ई और के। तो ए, डी, ई के ये वसा में घुलनशील विटामिन होता है, तो ये भी आपको याद रखना। जल में घुलनशील बी और सी होता है। तो ये सारा आपको याद रखना होगा, ठीक है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, ये भी। बी की कमी से थायमिन या जो बेरी-बेरी नामक रोग होता है, तो ये भी होता है, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी से जो बॉडी में रिकेट्स नामक बीमारी होता है, विटामिन डी के कारण होता है। तो सारा आपको याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। वह स्थान जहाँ मधुमक्खी का पालन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? एवियरिज, एक्वेरियम, एपियरिज, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए, मधुमक्खी का जो पालन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? चलिए, तो एवियरिज, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो एवियरिज करते हैं, जो मधुमक्खी का पालन करते हैं एवियरिज, इसको दूसरा बोलते हैं एपीकल्चर, ठीक है। तो एपीकल्चर, तो याद रखिएगा एपीकल्चर जो है मधुमक्खी का पालन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ये सब क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया, फ्रांस में दास प्रथा का अंतिम विश्व उन्मूलन हुआ था। तो फ्रांस में पूछा गया दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? 1846 में, 1852 में, 1848 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, बताइए। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ वाला है 1848। तो बिहार स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार स्टेट के लिए जरूर ये सब प्रैक्टिस से एग्जाम से जाने से पहले जरूर करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? धार्मिक क्रांति, सामंती क्रांति, सर्वधारी क्रांति, बुर्जुआ क्रांति? वह फ्रांस की क्रांति का क्या रूप था?
तो आप लोग पढ़े होंगे तो फ्रांस की क्रांति क्या, तो अच्छा फ्रांस की क्रांति तो बुर्जुआ क्रांति आपको पढ़े होंगे, तो बुर्जुआ क्रांति ऑप्शन नंबर डी जो होगा बुर्जुआ क्रांति फ्रांस की क्रांति का सबसे ज़्यादा योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो आपका बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड है, ये एग्जाम में पूछा गया था। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह, ये भी पहले आ चुका है, लाल झंडा था, प्लास्टिक था, ब्लैक शर्ट था या कबूतर था, बताइए। तो नाजी पार्टी जो है आपका क्या था, स्वास्तिक, इसका चिन्ह क्या था, स्वास्तिक, तो याद रखिएगा। इसका उदय कब होता था, 1920 ईस्वी से, 1920 से लेके 1945 ईस्वी तक ये नाजी पार्टी चला। ये कहाँ से संबंधित है, तो ये आपका जापान से, ठीक है, ये जापान बोलता है जर्मनी से, तो आपका कहाँ नाजी पार्टी आपका जर्मनी का संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा गया किस संधि के द्वारा जर्मनी पर कठोर और अपमानजनक शर्तों को थोप दी गई थी, चलिए आप बताइए। पहले प्रेरित संधि, वर्साई संधि, वियना संधि, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा संधि हुआ था जिसमें से जर्मनी पे कठोर और अपमानजनक शर्त थोप दिया था, आपका कौन सा हो जाएगा, सही जवाब वर्साई की संधि, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब वर्साई की संधि होती है तो इस दौरान क्या होता है, इसमें जो है ये आप जब सेकेंड वर्ल्ड युद्ध होता है उसी के दौरान ये सब अभी नेक्स्ट आएगा तो उसमें हम बताएंगे, ठीक है। चलिए आप आ गया प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, बताइए, इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। 1914, 1941, 1952, 1950, बताइए प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ कब हुआ, तो डेट के साथ आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में बनेगी। चलिए तो हम डेट के साथ पहले बता देते हैं, तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और डेट के साथ बोलेगा तो 28 जुलाई, 28 जुलाई 1914, ठीक है। तो 28 जुलाई 1914 से लेकर कब तक चलती है, तो ये भी आपको याद रखा, 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर, तो 11 नवंबर 1918 तक चलती है, तो याद रखें 4 साल के लिए ये युद्ध चलता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जिसमें से कौन कौन, एक होता है राष्ट्र और एक होता है धुरी, तो दोनों अलग अलग मित्र राष्ट्र और एक होता है गुट, दोनों मिलकर अलग अलग रहता है। जैसे कि आप बता देते हैं मित्र राष्ट्र के प्रमुख देश कौन कौन रहता है, तो एक इंपॉर्टेंट है मित्र राष्ट्र, तो मित्र राष्ट्र से कौन कौन देश रहता था, मित्र राष्ट्र रहता है आपका जर्मनी, ये जर्मनी बोलते हैं, रूस, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन, तो क्या था, रूस, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, तो ग्रेट ब्रिटेन, तो ये रहता है मित्र राष्ट्र, ठीक है। दूसरा इसी में रहता है मित्र राष्ट्र और एक प्रकार का कौन सा, शक्ति राष्ट्र, जो आता है केंद्रीय शक्ति राष्ट्र, इसमें कौन कौन रहता है, तो इसमें रहता है आपका जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और टर्की, तो कौन कौन शक्ति राष्ट्र में, शक्ति या केंद्र राष्ट्र में, तो जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ये अमेरिका की है, ऑस्ट्रिया और एक बार का टर्की, ठीक है, तो ये आपको याद रखेगा, ये उससे अलग से युद्ध करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त संधि की नीति किसने अपनाई थी, मेटरनिख ने, बिस्मार्क ने, लॉर्ड जॉर्ज ने, इनमें से कोई नहीं। चलिए तो सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने अपनाए थे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया द्वितीय विश्व युद्ध के धुरी राष्ट्र में कौन सा राज्य शामिल नहीं था, देखिए अभी जस्ट हम एक्सप्लेन किए थे, अब पूछे धुरी राष्ट्र में कौन शामिल नहीं था, जर्मनी, जापान, सोवियत संघ, इटली, तो इसलिए जब भी हम बताते हैं मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र, उसके बारे में अच्छे से ध्यान से आप लोग पढ़िए। तो कौन सा नहीं था, सोवियत संघ, तो सोवियत नहीं संघ था, तो ये धुरी राष्ट्र की तरफ से नहीं था, ये दूसरे राष्ट्र की तरफ से था। देखिए जिसमें से अलगाव होता है, एक एक धुरी राष्ट्र बनता है, एक क्या बनता है, मित्र राष्ट्र बनता है। तो चलिए दोनों के बारे में फिर से एक बार अच्छे से बता देते हैं। देखिए सबसे पहले द्वितीय विश्व होता कब, तो देखिए यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में होता है, तो द्वितीय विश्व आपका होता है 1939 में, ठीक है, 1939 से लेकर कितना 45 तक चलता है, तो ये आपको याद रखना 1939 से लेकर 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चलता है। जैसे इसमें से द्वितीय युद्ध में कौन सा, धुरी राष्ट्र के और मित्र राष्ट्र के बारे में जिक्र होता है, तो जैसे धुरी राष्ट्र में कौन कौन रहता है, तो ये याद रखिए धुरी राष्ट्र। चलिए तो धुरी राष्ट्र में कौन कौन रहता है, जैसे जर्मनी रहता है, जर्मनी के बाद इटली, के बाद इटली के बाद कौन रहता है, जापान, तो याद रखिएगा जापान, ठीक है, जर्मनी, इटली, जापान। अब मित्र राष्ट्र में बोलेगा तो धुरी राष्ट्र हो गया और एक होता है मित्र राष्ट्र, तो मित्र राष्ट्र। चलिए तो ये सेकेंड विश्व युद्ध के बारे में जिक्र हो रहा है, मित्र राष्ट्र में आपको कौन कौन था, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, तो यहाँ होगा फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और एक रहता क्या, सोवियत संघ, तो ये याद रखें सोवियत संघ, ठीक है, सोवियत संघ, ठीक है, तो ये रहता है इधर से मित्र राष्ट्र। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, इसमें पूछा है युद्ध में धुरी राष्ट्र में कौन राज्य शामिल नहीं था, तो देखिए धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली, जापान था, तो देखिए जर्मनी, इटली, जापान था, सोवियत संघ आपका कौन सा, ये आपका मित्र राष्ट्र में आता है, तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में बनता है, बार बार इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। अगला, तिलका मांझी ने किस वर्ष फांसी दी गई थी, बताइए कब दिया गया था, 1750, 1770, 1785, 1800 में, तो उनकी फांसी कब दी जाती है, चलिए तो उनको फांसी दिया जाता है 1785 में, तो ये यार इनको
आम के पेड़ से लटका के इनको फांसी दिया जाता है। ये जब विद्रोह करता है तो विद्रोह के दौरान जो राजमहल का क्यूलेंट, तो याद रखें क्यूलेंट, तो क्यूलेंट नामक एक रहता है वहाँ का, उनको क्या कहता है, ये तीर से मार के उनकी हत्या कर देती है, ठीक है। और ये आपका तिलका मांझी कहाँ से था, तो ये भागलपुर, तो भागलपुर के रहते हैं, तो उन्हीं की हत्या कर देती है, तो इसी वजह से फिर उनको बाद में फांसी दे दी जाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज उर्वरक मशीनीकरण इत्यादि में महत्वपूर्ण इनपुट प्रणाली का किसको कहते हैं, बताइए। वस्तु विनिमय प्रणाली, जल प्रणाली, फार्म प्रणाली, इनमें से सभी। देखिए क्या, चलिए, तो इसको कहते हैं हम फार्म प्रणाली। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में फिर से आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है, चीन, पाकिस्तान, मलेशिया, मिस्र। बताइए, चावल का प्रमुख उत्पादक आपको तो पता ही होगा, तो आपका हो जाएगा सही आंसर चीन। तो चीन फर्स्ट नंबर पे चावल का उत्पादन में आता है, तो ये भी आता है। सेकंड नंबर पे आपका भारत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा, निम्नलिखित में दालों का एक जो मिट्टी की उर्वरता को बहाल करने में मदद नहीं देता है, तो मदद नहीं करता है कौन, मूंग, चना, मटर, अरहर। तो बताइए कौन सा मिट्टी की उर्वरता है जो बहाल करने में मदद नहीं करता है। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरहर। अरहर जो होता है ये क्या होता है, इनके फसल के उर्वरकता को बहाल करने में मदद नहीं करता, ठीक है। मटर तथा उसके जो अन्य फलीदार फसल होता है उगाने में मिट्टी में नाइट्रोजन की सबसे मात्रा होती है, तो ये सब में सबसे ज़्यादा योगदान देती है, पर ऑप्शन नंबर अरहर जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा योगदान नहीं देता, ठीक। अब जैसा होता है मटर, चना, ये सब जो होता है ये क्या होगा, एक आपका रबी फसल है, ये भी याद रखिएगा, ये आपका रबी फसल है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। एक होता है रबी फसल, एक होता है खरीफ फसल। रबी फसल क्या होता है, जो ठंडी के समय में उगाया जाता है, और एक होता है खरीफ फसल जो क्या होता है गर्मी के समय में उगाया जाता है। जैसे गर्मी के समय में कौन-कौन उगाया जाता है, जैसे हो गया ज्वार, चावल, बाजरा, मक्का, धान, मूँगफली, गर्मी के समय में। और जैसे ठंडा के समय में, तो ठंडा में आपका जैसे चना हो गया, मटर हो गया, राई राई हो गया, सरसों हो गया, तिलहन हो गया, ये सब, ठीक है? तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा खरीफ फसल का उदाहरण है? चावल, गेहूँ, चना, मटर। अब जस्ट बता दिए, बताइए। खरीफ मतलब गर्मी, यहाँ लिखिए गर्मी। गर्मी के समय कौन-कौन होता है? तो आपका हो जाएगा चावल। चावल जो होता है गर्मी में, बाकी चना, गेहूँ, मटर ये आपका रबी फसल आता है, ठीक है? ये आपका रबी फसल गर्मी में, ये गर्मी में उगाया जाता है, ठीक है? ये अभी ठंड में उगाया जाता है। तो अभी सारा-सारा बता दिए हैं। चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में से पेय फसल के भारत के दुनिया में अग्रणी, ये फिर से क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। पीवाई में फिर से ये क्वेश्चन रिपीटेड है। इसलिए बता दे रहे हैं, देखिए कितना क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। कॉफ़ी, दाल, चाय, गेहूँ। बताइए क्या होगा सही जवाब? तो पेय फसल, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपका पेय फसल में कौन होता है? चाय, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा चाय। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। अमेरिकी किस्म की कॉफ़ी निम्नलिखित में किस देश में लाई जाती है? ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है। यमन, वियतनाम, जापान, कोरियन। बताइए। तो अरेबिका, अरेबिका किस्म का कॉफ़ी आपका यमन, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा यमन में। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा फसल भोजन और चारों के लिए है? देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। ये प्रीवियस जो करवाए हैं 2024 में, ये हम लोग 23 वाला कर रहे हैं, बट 24 में जो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट किया था। देखिए 23 का क्वेश्चन कैसे 24 में आया हुआ है। तो ज्वार, गेहूँ, मक्का, चाय। तो जो फसल खाने के साथ-साथ हम चारे के इस्तेमाल भी करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मक्का वाला फसल। तो मक्का वाला फसल जो इसका मन करते हैं, ठीक है? मक्का कैसे फसल है? ये आपका खरीफ फसल आता है, ठीक है? तो खरीफ फसल के अंतर्गत में आता है तो मक्का। और बाकी गेहूँ ये सब जो होता है, ये सब आपका ठंडी फसल, जो ठंडी वाला फसल कौन-सा? रबी फसल के अंतर्गत में आता है, तो ये याद रखिएगा। चलिए, यूएनए का एकमात्र महासचिव थे जिनकी पद रहते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है। कौन थे? युंगथांग, त्रिंगबोली, हेम्सलॉट, कार्डवेली। बताइए कौन थे? बताइए। सही जवाब की ओर बढ़ेंगे तो ऑप्शन में हेल्महोल्ट्ज़ रोज। तो ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा हेल्महोल्ट्ज़ रोजर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें पूछा गया संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कार्यकाल कितना होता है? 4 साल, 2 साल, 1 साल, 5 साल। सोचिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना साल होता है? चलिए, तो सही जवाब हो जाएगा 5 साल। तो इनका कार्यकाल होता है 5 साल। तो ये भी याद रखें, जब उस समय बना था, चलिए याद रखिए इसका स्थापना कब होता है? स्थापना बता देते हैं। इनकी स्थापना कब होती है? चलिए, तो स्थापना 24 अक्टूबर 1945, तो 24 अक्टूबर 1945 को इनकी स्थापना होती है। जब स्थापना होती थी उस समय मतलब कि जो सदस्यों की संख्या थी कितना था? 24 थी, फिर बाद में मतलब 24 नहीं, जो वर्तमान में इसका अभी वर्तमान में कितने हैं सदस्यों की संख्या? तो 193। वर्तमान में सदस्यों की संख्या 93 है, ठीक है? तो यह 193 इसका वर्तमान में सदस्यों की संख्या है। बोलेगा संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय आपको बोलेगा तो न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। तो संयुक्त महासभा का मुख्यालय, इसका मुख्यालय बोलिएगा तो यहाँ पे, ठीक है? इनका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, तो याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रसंघ चार्टर
मतलब चार्टर स्तर कितने सदस्य थे? बताइए। तो राष्ट्र संघ के चार्टर सदस्य कितने राष्ट्र थे? 54, 48, 42, 60। बताइए कितने राष्ट्र थे इस तरह? तो कितने राष्ट्र थे? आपका 42 राष्ट्र थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 42 राष्ट्र, ठीक है? इसी को बोलते हैं लीग ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला, इसमें क्वेश्चन होते हैं, बेबोन राजवंश जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपदस्थ कर दिया गया था, तो बताना है संधि के हस्ताक्षर करने के बाद सत्ता में बहाल फिर से किया गया था। वियना, उस्तिनिया, मार्सलो या पर्सिया? देखिए क्या होगा। चलिए, तो सही जवाब की ओर हम लोग बढ़ेंगे, तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्या हो जाएगा? वियना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वियना। अगला, नेक्स्ट है, रोलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया था? 1909, 1911, 1914, 19। रोल एक्ट आप लोग पढ़े होंगे, सही आंसर हो जाएगा 1919 में पारित किया गया था। रोल एक्ट में कौन आया था? इसमें योगदान दिया था महात्मा गांधी, सबसे ज़्यादा योगदान दिया था। इसमें महात्मा गांधी के द्वारा किसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता था। क्या? काला कानून, ठीक है? तो काला कानून के नाम से रोल एक्ट को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस कानून में क्या होता था, मतलब कि बिना अपील ना दलील को क्या कहता है, किसी को भी गिरफ्तार कर दिया जाता और उसे कोई भी वारंट का इसमें आवश्यकता नहीं पड़ता था और उसको गिरफ्तार करके इसको कोई भी मुकदमा इसमें चलाया जा सकता था, ठीक है? और इसको जेल में बंद कर दिया था। इसी के लिए ना अपन ना अपील नाम का इसका नाम हुआ, मोतीलाल नेहरू ने फिर इसका विरोध किया था। फिर इसका विद्रोह लंबा चलते जाता था। विरोध के दौरान क्या था, इसी के विरोध में क्या रोल एक्ट एक आपको याद होगा, यहाँ पे रोल एक्ट के दौरान आपका जलियांवाला जो हत्याकांड होता है, 13 अप्रैल याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड। इसी के दौरान में क्या था, वहाँ पे पंजाब के एक जगह रहता है, वहाँ पे क्या कहता है, ये लोग सब मिल के यहाँ गए, वहाँ पे जाकर क्या कहता है, इस सभा का आयोजन करता है। उसी के दौरान क्या कहता है, फिर जनरल डायर आता है और जनरल डायर आकर क्या कहता है, वहाँ पे अंधाधुंध गोली चलवा देते थे, जिसमें से बहुत लोग की मृत्यु हो जाती थी। ये सारा याद रखिएगा। देखिए, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आता है? 10 मई 1921, 4 दिसंबर 1922, 3 फरवरी 1928, 6 दिसंबर 1929। देखिए, तो साइमन कमीशन भारत कब आता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है। अगला क्वेश्चन है, अल्लूरी सीतारामन राजू कौन थे? उग्रवादी, वन अधिकारी, आंध्र प्रदेश का आदिवासी नेता या संत थे? तो कौन थे? चलिए, तो ये कौन थे? आंध्र प्रदेश के आदिवासी नेता थे। तो ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है, इसलिए बार-बार बता रहे हैं, क्वेश्चन रिपीटेड है, बार-बार आ रहा है वो क्वेश्चन है। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? 1836, 1838, 1839, 1840? चलिए, सही हो जाएगा 1838 में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1800। ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लंदन में अनिवार्य प्रतिबद्धता शिक्षा कानून कब लागू किया गया था? 1850, 1856, 1860, 1870? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको बिहार स्टेट से सारा पीवाई के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहे। चलिए, तो 28 का सही आंसर बताइए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1870। नेक्स्ट, बम्बई की बम्बई की चोल किस प्रकार की इमारत थी? बताइए। एक मंजिल इमारत थी, बहु इमारत थी, सरकारी कर्मचारी इमारत थी, इन लोग में से भी। बम्बई में जो एक चोल नाम का ही था, ये किस प्रकार की इमारत थी आपको बताना है। चलिए, तो एक बार क्या था, आपका बहुमंजिल इमारत है। बहुमंजिल इमारत के क्योंकि यहाँ पे जो बाहर से आके काम करने वाले रहते थे, उनके लिए एक इमारत बनाया गया था, जिसमें से क्या कहता है, जो रोज़गार करने के लिए आते थे, उनको रहने के लिए बहुत दिक्कत होती थी। इसी के लिए इन्हें क्या कहता है, इमारत बनाया गया था, ताकि वो लोगों को रहने में आसान हो जाए, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआँ निरोधक मतलब कानून पारित किया गया था? 1863 बम्बई में, 1863 कोलकाता में, 1868 दिल्ली में, 1819। और ये सारा क्वेश्चन 18 में, ठीक है? 18 में 2024 का क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 2023 का देख लीजिए, 2023 में हम जो अभी करवा रहे हैं, 23 वाला है। 23 वाला क्वेश्चन देखिए, 18 में 2024 में किस प्रकार का पूछा गया है? चलिए बताइए 30 का। चलिए, तो 1863 का कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1800, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1863 का कोलकाता हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन, भूमंडलीकरण शब्द इजाज़ किसने और कब दिया था? रूजवेल्ट 1989 में, जॉन विलियम 1990 में, फ्रेडरिक विलियम 1998 में, ब्रिया 1999 में। बताइए कौन दिया था, कब दिया था? तो इसका जवाब दिया था जॉन विलियम 1990 में। तो सही आंसर हो जाएगा जॉन विलियम 1990 में भूमंडलीकरण। तो एलपीजी, एल मतलब लिबरलाइजेशन, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन, जी मतलब ग्लोबलाइजेशन। तो यही होता है ग्लोबलाइजेशन, मतलब क्या था, बिना किसी रोक टोक के पूरे विश्व में अपना व्यापार को फैलाना, आर्थिक संबंध को जोड़ना, ताकि उनको उनमें कोई से प्रकार का रोक टोक नहीं लाना, यही आपका सबसे भारत में भी होता है। 1991 में आपको याद होगा, भारत में आपका 99 में होता है, जो उस समय का पीएम कौन था? पीएम नरसिम्हा राव। और आपका जो
फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। तो मनमोहन सिंह दोनों मिल के थे, इसी समय को भारत में क्या मात्र 18 दिन या 5 दिन का जो भी बचा हुआ था वही था, उसी के दौरान फिर ये एलपीजी की नीति को लाया था, ठीक है। चलिए, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब किया गया था? दिसंबर 1966, सितंबर 1968, नवंबर 1979, अक्टूबर 1969, बताइए कब? चलिए, तो सही आंसर होगा ऑप्शन में 1966। तो 1966 ऑप्शन में दिसंबर 1966 में एसआईएडीपी। तो ये भी आपको ना एडीपी का मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। तो एडीपी तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए, इनका मुख्यालय कहाँ है? तो फिलीपीन, बताइए फिलीपीन इनका मुख्यालय है, ठीक है। तो मुख्यालय तो मतलब कि बोलेगा ये मतलब कि फिलीपीन क्या बोलते हैं, इनका मुख्यालय है जो आपका कहाँ राजधानी पड़ता है? तो राजधानी पड़ेगा मनीला। तो मनीला, तो मनीला इनकी राजधानी पड़ता है, कहाँ? जापान में रहता है, ठीक है। तो ये याद रखिए। चलिए, नेक्स्ट, जापान में छपाई तकनीक किनके द्वारा लाई गई थी? यूरोपीय व्यापारी, चीनी बौद्ध भिक्षु, मंगोल विजेता, ईसाई धर्म प्रचारक। तो बताइए किसके द्वारा लाई गई थी? चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी। तो चीनी के जो भिक्षु बिहार थे उनके द्वारा जापान में छपाई की तकनीक लाई गई थी। अगला 34, भारतीय भूभाग विश्व का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42 पर, 2.6%, 2.8%, 2.2%, बताइए कितना प्रतिशत है? चलिए, तो सही जवाब होगा 2.4%। तो कितना? 2.4% है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से क्वेश्चन आया तो जब विश्व के बारे में जिक्र हुआ तो इसमें बोलेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कितना स्थान? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बोलेगा तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कितना है? तो 7वां, विश्व में कितना? 7वां स्थान, तो ये आपको बताना होगा, ठीक है। बोलेगा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान, तो जनसंख्या, तो जनसंख्या की दृष्टि बोलेगा तो फर्स्ट स्थान है। अभी वर्तमान में क्या आ जाएगा? फर्स्ट स्थान पे आ गया था, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन बोले भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल बोलेगा कुल क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना है बताइए? तो क्षेत्रफल बोलेगा तो बताना है 32,87,000, तो 32,87,263, ये कुल क्षेत्रफल किलोमीटर में फैला हुआ है, तो ये भी आपका भारत का बोलेगा अक्षांश कितना है? तो 8 डिग्री 4 से लेकर उत्तर अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में होता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड करता है, तो इसलिए आपको याद रखना है। चलिए, अगला है नाथुला दर्रा कौन से राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। चलिए, तो आपका कहाँ है? सिक्किम, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। इसी के दौरान आपको जो है जोजिला दर्रा होता है, एक होता है लाना जल्ला, जोजिला दर्रा क्या होता है? जो लद्दाख और कारगिल का जिला में लेह और श्रीनगर को जोड़ने का था, तो ये जगह जोजिला, जोजिला दर्रा आपका श्रीनगर, श्रीनगर, तो श्रीनगर का लेह और लद्दाख को जोड़ने का काम, तो श्रीनगर से लेह और लद्दाख, लेह प्लस लद्दाख, लेह और लद्दाख को जोड़ने का काम करता है जोजिला दर्रा। अगला, इसमें पूछा गया शिव समुद्रम जल प्रताप कौन सी नदी पे स्थित है? कृष्णा, गोदावरी, तापी, कावेरी। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ठीक है। चलिए, बताइए। चलिए, तो हम लोग सही जवाब की ओर बढ़ेंगे। तो इसका सही जवाब को 36 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? कावेरी नदी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कावेरी नदी पे स्थित है। जैसे बहुत सारा दर्रा के बारे में अब जिक्र नहीं किए हैं, पर बहुत सारा दर्रा है, जैसे कि मालना दर्रा, लिपुलेख दर्रा होता है, काराकोरम दर्रा होता है, बनिहाल दर्रा होता है, बोमडीला दर्रा होता है, ये सब इंपॉर्टेंट है, तो बता लिखवा ही देते हैं, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपका आ जाए, तो कुछ कुछ जैसे इंपॉर्टेंट, जैसे बोलेगा लिपुलेख, यहाँ पे लिख देते हैं लिपुलेख, आपका लिपुलेख दर्रा, ठीक है, कभी पूछा जाता है। तो ये आपका लिपुलेख दर्रा कहाँ है? तो आपका उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में स्थित है। तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। यह दर्रा किसको किसको जोड़ता है? तो कुमाऊँ से लेकर तिब्बत तक को जोड़ता है, तो कुमाऊँ और तिब्बत को, ठीक है। तो कुमाऊँ से तिब्बत की ओर, तो कुमाऊँ और तिब्बत को जोड़ने का काम करता है। इसी प्रकार बोलता है काराकोरम, काराकोरम, तो काराकोरम दर्रा बोलेगा, काराकोरम दर्रा कहाँ? काराकोरम दर्रा आपका कहाँ? लद्दाख में स्थित है, तो कहाँ? लद्दाख, आपका लद्दाख में था। ये बोले किसको किसको जोड़ता है? तो भारत और चीन के बीच, तो भारत और चीन के बीच में लगता है, भारत प्लस चीन, तो इनको बीच में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। इसी के बाद यहाँ आएगा बनिहाल, तो बनिहाल, तो बनिहाल दर्रा, तो बनिहाल दर्रा किसको बीच में? ये आपका जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर का जोड़ने का काम करता है, जो जम्मू कश्मीर से श्रीनगर, तो जम्मू कश्मीर प्लस श्रीनगर को जोड़ता है, ठीक है। तो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर श्रीनगर को जोड़ करता है। एक होता है बोमडीला, इंपॉर्टेंट है, ये बोमडीला बता देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं बोमडीला, तो बोमडीला, तो बोमडीला दर्रा जो होता है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है।
अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो बोमडीला जो है अरुणाचल प्रदेश में ये क्या मतलब कि लहासा को जोड़ने का काम करता था। देखिए कौन-कौन सा बता दिए। सबसे पहले देखिए, जोजिला दर्रा आपका क्या था श्रीनगर, लेह लद्दाख को जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड का कुमाऊँ और तिब्बत को जोड़ता है। काराकोरम दर्रा जो लद्दाख को भारत और चीन को जोड़ने का काम करता है। फिर बनिहाल दर्रा जो जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ने का काम करता है। तो ये सारा याद रखिएगा। आपका बोमडीला दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने का काम करता है। चलिए तो सही आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। तो कौन सा होगा उसका जवाब? शिव समुद्रम जलप्रपात आपका कामोदी नदी पे स्थित है। चलिए कुछ और जलप्रपात का नाम बता देते हैं। जैसे कि हुंडरू जलप्रपात, यहाँ पे लिखते हैं हुंडरू, तो हुंडरू, हुंडरू जलप्रपात आपका कहाँ है? ये आपका स्वर्ण रेखा नदी में, स्वर्ण रेखा, तो स्वर्ण रेखा नदी पे आपका कहाँ? झारखंड में स्थित है। तो हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी आपका झारखंड में स्थित है। जैसे शिव समुद्र, तो यहाँ लिख देते हैं। अच्छा शिव समुद्र तो हो गया है, हटा देते हैं। जैसे बोलेगा दसम, दसम जलप्रपात आपका कहाँ है? ये आपका रांची, ठीक है? रांची के आपका झारखंड में स्थित है। तो दसम जलप्रपात रांची के झारखंड में स्थित है, ठीक है? सदनी जलप्रपात ये भी आपका झारखंड में स्थित है। तो झारखंड का हटा के जैसे कि हम आगे जा जाते हैं, धुआंधार, तो यहाँ लिखिए धुआंधार, तो धुआंधार, तो धुआंधार जलप्रपात आपका कहाँ है? ये नर्मदा नदी पे स्थित है। तो नर्मदा नदी पे स्थित है, कहाँ पे? एमपी में है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है, ये याद रखिएगा। चलिए, इसमें देखिए, निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में नहीं है? तो नहीं पूछा गया है। नर्मदा, तापी, सोन, जोनियार, तो बताइए किसका अमरकंटक पे उद्गम स्थल नहीं है? चलिए आप लोग बताइए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, सही आंसर होगा। चलिए तो 38 का सही आंसर क्यों बढ़ेंगे? तो 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? अमरकंटक का यहाँ हो जाएगा तापी नदी, तो तापी नदी इसका उद्गम स्थल नहीं है, ठीक है? चलिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन बता दें। तापी नदी का छोड़िए, हटाइए, अभी हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बाद में करेंगे। तब बता मानसून शब्द किस देश के नाविकों का प्रयोग किया था? नाविकों के लिए मानसून शब्द प्रयोग किया था। भारत, अरब, युआन, चीन, तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरब। तो अरब वासियों के लिए क्या था? मानसून शब्द का इस्तेमाल किया गया था, तो अरब वासियों के लिए। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 39, इसमें पूछा गया मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय या त्रिपुरा? नाम से ही कंफर्म हो जाए मानस, मानस वन्यजीव होगा आपका असम राज्य में स्थित है, याद रखिएगा असम राज्य में स्थित है मानस वन्यजीव अभयारण्य। कुछ-कुछ वन्यजीव अभयारण्य आपको बता देते हैं, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहाँ लिखे जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका कहाँ? उत्तराखंड में स्थित है, तो उत्तराखंड में। और ये सबसे पहला, इसी को दूसरा नाम क्या है? हेलिस। तो हेलिस नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? फूलों की घाटी, क्या बोलते हैं? फूलों की घाटी। फूलों की घाटी का ये कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तराखंड में, उत्तराखंड। फूलों की घाटी आपका उत्तराखंड में, ठीक है? नंदा देवी, नंदा देवी, तो नंदा देवी आपका कहाँ है? यह भी आपका कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में, ठीक है? उत्तराखंड में, तो नंदा देवी आपका कहाँ? उत्तराखंड में, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, फिर बोलेगा काजीरंगा, तो काजीरंगा, तो काजीरंगा नेशनल पार्क आपका कहाँ है? तो काजीरंगा आपका हो जाएगा असम में, ठीक है? चलिए, फिर आ जाते हैं सुंदरबन, तो सुंदरबन, सुंदरबन नेशनल पार्क आपका कहाँ? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में, ठीक है? चलिए, दुधवा नेशनल पार्क ये आपका यूपी में है, बहुत सारा है, बेतला, ये इम्पोर्टेंट है ये, बेतला, बेतला आपका कहाँ है? ये आपका झारखंड में स्थित है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान आपका झारखंड में स्थित है, ठीक है? जैसे हेलिस तो बता ही दिए, उसके बाद आपका कान्हा, कान्हा आ जाएगा मध्य प्रदेश में हो जाएगा। बिहार के कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट बताते हैं, जैसे बिहार का कुछ इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान बताते हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध अभयारण्य, तो गौतम, गौतम बुद्ध अभयारण्य आपका कहाँ है? तो आपका बिहार में, ठीक है? तो याद रखें बिहार में। तो गौतम बुद्ध अभयारण्य आपका बिहार में स्थित है। कहाँ पे? बिहार का आपका गया में, ठीक है? चलिए बिहार का जैसे कुछ कहते हैं उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, तो उदयपुर वन्य जीव, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य आपका कहाँ? बिहार का कहाँ? पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम चंपारण, ठीक है? पश्चिम चंपारण में, तो पश्चिमी चंपारण में, ठीक है? कलर चेंज करते हैं। चलिए यहाँ हो गया, फिर नेक्स्ट उदयपुर हो गया। उसके बाद आ जाता है वाल्मीकि, ये इंपॉर्टेंट है, वाल्मीकि। तो वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, तो वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य आपका कहाँ है? ये भी बिहार का है। तो ये कहाँ है आपका? ये पश्चिमी चंपारण, तो दोनों भी यहीं पे है, पश्चिमी चंपारण, ठीक है? पश्चिमी चंपारण में स्थित है, तो ये सारे याद रखिएगा। चलिए, अगला है रबर किस प्रकार के वनस्पति श्रेणी में आएगा? उष्णकटिबंधीय में, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, पर्णपाती या मैंग्रोव, तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। चलिए, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत में आता है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 41। इसमें पूछा गया है 3 वृक्ष पाए जाने वाले क्षेत्र वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर से अधिक, 50 सेंटीमीटर से अधिक, 70 सेंटीमीटर से कम, 50 सेंटीमीटर से कम बताइए। 41 तो 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर से अधिक। तो सिंकोना वृक्ष जो पाए जाते हैं यहाँ पे क्या होता है 100 सेंटीमीटर से अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। सिंकोना वृक्ष में क्या होता है यहाँ पे नम्र और गर्म जलवायु, तो नर्म के साथ साथ गर्म, तो नर्म और गर्म जलवायु पाए जाते हैं। तो जलवायु, तो नर्म और गर्म जलवायु पाए जाते हैं यहाँ पे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 42। इसमें पूछा गया भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक जनघनत्व है? पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, केरल। बताइए। तो सबसे अधिक जनघनत्व आपका बिहार, तो याद रखिएगा बिहार में सबसे अधिक जनघनत्व है। तो जब 2011 का जनगणना का जो रिपोर्ट किया था, तो उसमें पता था बिहार का जनघनत्व सबसे अधिक है, जिसमें कितना था 1106 वर्ग किलोमीटर, तो वर्ग किलोमीटर, तो 1106 वर्ग किलोमीटर सबसे अधिक जनघनत्व माना जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर हम देख लेते हैं बिहार में बोलेगा सबसे अधिक, मतलब सबसे अधिक जनघनत्व वाला जिला बोलेगा तो शिवहर, तो सबसे अधिक जनघनत्व वाला जिला बिहार से बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। जैसे बोलेगा सबसे साक्षरता दर वाला वाला बोलेगा तो रोहतासगढ़ होता है, सबसे कम बोलेगा तो पूर्णिया होता है जो कम साक्षरता दर वाला है, तो वो सब भी आपको याद रखना है। अगला है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कौन सा देश की है? भारत, अमेरिका, चीन या रूस? सबसे अधिक जनसंख्या, हाँ, अभी वर्तमान में आपका भारत, तो भारत फर्स्ट नंबर पर आ गया जनसंख्या के, सेकंड नंबर पर आपका कहाँ आता है? चीन आता है। अगला श्रीलंका की राजधानी बताइए। श्री जयवर्धने, त्रिकोणमिता, बीटाक्लोगा, कोलंबो। बताइए कहाँ है? उनकी राजधानी कहाँ? श्री जयवर्धने, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्री जयवर्धने, ठीक है। तो ये आपको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पूछा है भूटान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? 20, 50, 70, 90। तो कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो भूटान का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 70% वन क्षेत्र है, ठीक है। भूटान बोलेगा कहाँ? तो भूटान एशिया का स्थित हिमालय है, जिसकी राजधानी कहाँ? थिम्पू। इनकी राजधानी बोलेगा तो थिम्पू। भूटान की राजधानी कहाँ? थिम्पू, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है इसकी राजधानी। तो क्वेश्चन बोलेगा भूटान कैसी है? पर्वतीय ऊबड़ खाबड़ वाला देश के अंतर्गत में आता है, तो ज़्यादा ऐसे इसी तरह का आता है। चलिए नेक्स्ट इसमें बोलता है पोखरा, तो पोखरा कौन से देश में स्थित नगर है? भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। तो पोखरा कहाँ है? तो पोखरा आपका नेपाल में स्थित है, तो याद रखिएगा पोखरा आपका नेपाल में स्थित है। और नेपाल के शहर का कौन सा? तो नेपाल का शहर आपका काठमांडू, तो काठमांडू, ठीक है। तो काठमांडू उनकी राजधानी है, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है जो यहाँ पे स्थित है। चलिए, अगला 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिशत बताइए। एक इतना नंबर, इतना नंबर, इतना, तो 1 सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में कितना रेशियो होना चाहिए बताएं? 1 सेंटीमीटर से इतना, तो 5 जीरो, तो एक से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 जीरो, ठीक है। चलिए तो देख लीजिए होता है 100 सेंटीमीटर बोलेगा 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर कितना होता है? 1 मीटर के बराबर होता है, तो आपको पता होगा 1 मीटर के बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। फिर इसी प्रकार 1000 मीटर बोलेगा, 1000 मीटर किसके बराबर होता है? तो 1000 मीटर बोलेगा तो 1 किलोमीटर के बराबर होता है, 1000 मीटर 1 किलोमीटर के बराबर। उसी तरह यदि 1 किलोमीटर बोलेगा तो 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? तो इतना कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, तो इतना 1 लाख सेंटीमीटर के बराबर होता है। चलिए अगला क्षेत्रफल नहीं, क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़ों को क्या कहते हैं? तो क्षेत्र में जाकर जो यदि इकट्ठा किए गए आंकड़ों को क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या चतुर्थक क्षेत्र, बताइए क्या कहते हैं? यदि आप कहीं भी जाके भ्रमण करके यदि कोई आंकड़े इकट्ठा करते हैं तो उसको कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, जो खुद से करते हैं, ठीक है। तो आपके द्वारा जो डाटा प्राप्त किया जाता है उसको बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। फिर आप जो मान लीजिए कोई डाटा किए, इस डाटा को क्या आप बुक में दिए हैं, तो बुक से यदि कोई फिर उसको पढ़ के फिर उसको संशोधन करके लिखाएंगे तो उसको बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है। ये आपको याद रखिएगा द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र किसको? जो दूसरों को मतलब आर्टिकल से, बुक से, कहीं से भी मैगजीन से लेके उसको इस्तेमाल कर रहा था उसको द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र उसको कहते हैं जो आप खुद से जाके घूम घूम के या मेहनत करके उसको प्राप्त किए तो उसको मतलब प्राथमिक क्षेत्र। चलिए अगला भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेवार गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा? मिथाइल आइसोसाइनाइड, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड क्या था? सबसे भोपाल गैस त्रासदी आपको याद होगा बहुत खतरनाक था, जिसमें से बहुत लोगों की जान चली गई थी। नेक्स्ट आज का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं। इसमें पूछा गया प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्र सेनानी जिन्होंने संसाधन संरक्षण के महत्वपूर्ण अवलोकन किया और बताया था कि हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त है, किसी के लालच के लिए नहीं, कौन बोला था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बताइए कौन बोला था? ये बोला था महात्मा गांधी जी ने बोला था
ये हर किसी के लिए पर्याप्त है, किसी के लालच के लिए। तो यही महात्मा गांधी ने कहा है, ठीक है? चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं करेंगे कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, जो नए हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको बिहार स्टेट से संबंधित जितने भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन हो, प्रैक्टिस होता हो, सारा का सारा आपको इस चैनल पे मिलता जाए, ठीक है? यदि आप सीटेट का भी तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सीटेट का तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जेटेट का भी तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल से ज़रूर जाइएगा, वो सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब वीडियो डेली अपलोड होने के टाइम आपको वीडियो का टाइमिंग याद रखें, वीडियो एक सुबह 8 बजे और एक शाम में, तो एक शाम में 6 बजे, तो 2 टाइम है जो वीडियो आपको आएगी। तो ज़रूर इन वीडियो को डेट टाइम नोट कर लीजिए, 8 बजे और 6 बजे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। टेक केयर।